Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the disorders of skeleton. लास्ट लेक्चर्स में हमने जो है वो स्केलेटन और उसकी जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में जो है वो डिसऑर्डर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। स्केलेटन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो मोस्टली जॉइंट्स और बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम जो है वो इस कैटेगरी में जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटल डिसऑर्डर्स के बारे में। स्केलेटल डिसऑर्डर्स जो है ये डिफरेंट टाइप्स में जो है वो डिवाइड होते हैं। लाइक दे मे बी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो ट्रैवल करते हैं, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं और जो है वो आगे फर्दर जो है वो कंटिन्यू रहते हैं। सो इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आर्थराइटिस जो इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स की, तो ये बेसिकली एक जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसको हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। हार्मोनल डिसऑर्डर्स जो है ये बॉडी में हार्मोनल डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो डेवलप होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टॉप होता है, मेनोपॉज जो है वो स्टार्ट होता है, तो उसके बाद जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसकी वजह से जो है वो बोन्स के अंदर जो कैल्शियम की डिपोजिशन है वो कम हो जाती है उस हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो उससे बोन्स जो वो सॉफ्ट हो जाती हैं। सो जैसे ओस्टियोपोरोसिस है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, तो ये जो है ये हार्मोनल डेफिशिएंसी या हार्मोनल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में जो है वो शामिल है। उसके बाद जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हैं ये न्यूट्रिशन की वजह से या डाइट के अंदर किसी पार्टिकुलर जो है वो किन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिसऑर्डर्स होते हैं और ये मोस्टली जो ग्रोइंग एज में होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों के अंदर रिकेट्स की डिज़ीज़ होती है और एडल्ट्स में ओस्टियोमलेशिया जो डिसऑर्डर है, तो ये बेसिकली न्यूट्रिशनल कैटेगरी में जो है वो शामिल है। आर्थराइटिस और ओस्टियोपोरोसिस के बारे में तो हम डिटेल से नीचे जो डिस्कस करेंगे। रिकेट्स बेसिकली जो है ये छोटे बच्चों के अंदर जो है वो एक डिज़ीज़ होती है जिसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स जो है वो डी शेप हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी जो है वो डेवलप होती हैं। जबकि ओस्टियोमलेशिया जो है ये एडल्ट्स में डिज़ीज़ कॉज होती है। मोस्टली जो एजड लोग हैं उनमें कैल्शियम की डेपोजिशन जो है वो कम होने की वजह से बोन्स जो है जो है वो वीक हो जाती हैं और उसकी वजह से जो बॉडी है वो बेंड हो जाती है। अक्सर वर्टिब्रल कॉलम जो है वो थोड़ा सा झुक जाता है। आपने देखा होगा जो एजड लोग होते हैं कुछ जो है उनकी कमर झुकी हुई होती है, तो उसकी वजह जो है वो ओस्टियोमलेशिया होता है। तो ये जो है वो मेन जो है वो टाइप्स थी स्केलेटल डिसऑर्डर्स की। अब हम जो है वो कुछ कॉमन जो स्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं उनमें हम डिस्क स्लिप को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है वो हम स्पॉन्डाइलोसिस को डिस्कस करेंगे। शियाटिका, आर्थराइटिस एंड ओस्टियोपोरोसिस। सो ये कैटेगरीज जो है वो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क स्लिप के बारे में। डिस्क स्लिप जो है इसको हम हर्निएशन ऑफ डिस्क भी कहते हैं। बेसिकली जो डिस्क स्लिप है ये एक मिसलीडिंग टर्म है। डिस्क स्लिप से जो है वो ऐसे फील होता है कि जैसे डिस्क जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क अपनी जगह से जो है वो मिसप्लेस हो जाती है या स्लिप हो जाती है, हालांकि ऐसा नहीं होता। इसलिए जो है वो जब हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे तो आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि डिस्क स्लिप बेसिकली है क्या। डिस्क जो है ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जितने भी वर्टिब्रा हैं उनके दरमियान जो जॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे जो बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क मौजूद हैं जो कि जो वर्टिब्रल जॉइंट्स हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाती हैं। अगर हम जो है वो डिस्क का स्ट्रक्चर देखें,
तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, लाइक दिस। इसमें ये जो इनर पोर्शन है, दिस वन, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। ये जो पोर्शन है ये जो है यू कैन से एक स्पॉन्जी नेचर का है, फ्लेक्सिबल है, और ये जो है वो इसको जो है वो ये कंप्रेसिबल है, और जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है इसको फ्लेक्सिबल बनाता है, एक कुशन लाइक पैड की तरह ये जो वो काम करता है। जबकि इसके बाहर की तरफ ये जो पार्ट है दिस वन, ये एक फाइब्रो कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड एनुलस फाइब्रोसस। ये फाइब्रो कार्टिलेज स्ट्रक्चर है और ये आउटर रीजन है इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क का। हर दो वर्टिब्रा के दरमियान जो जॉइंट है उसमें इस तरह की एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो मौजूद होती है, जिसका आउटर पार्ट जो है वो उसको हम एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं, जो एक फाइब्रो कार्टिलेज मटीरियल है। जबकि ये जो इनर स्पॉन्जी नेचर का जो पोर्शन है जो कि कंप्रेसिबल है और जो है वो कुशन लाइक पैड की तरह काम करता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। बेसिकली जो डिस्क स्लिप या हर्निएशन ऑफ डिस्क है, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो एनुलस फाइब्रोसिस है ये किसी इंजरी की वजह से जो है इसमें कोई रप्चर आ जाता है, इसमें कोई क्रैक आ जाता है, जिसकी वजह से जो अंदर की तरफ मौजूद न्यूक्लियस पल्पोसस है, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें इस तरह से जो है वो कोई क्रैक आ जाता है और जो न्यूक्लियस पल्पोसस है दिस वन, ये इसमें से बाहर की तरफ इस तरह से बल्ज आउट हो जाता है ये। सो दिस इज बल्जिंग ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसस। सो इस तरह से जब ये न्यूक्लियस पल्पोसस जो है वो बल्ज आउट हो जाता है तो ये मोस्टली जो है जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको जो है वो प्रेस करता है और उसके ऊपर जब एक प्रेशर डेवलप होता है तो उसकी वजह से जो है वो जो जॉइंट है वो पेनफुल हो जाता है जहाँ से डिस्क जो है वो स्लिप होती है। और इसकी वजह से अगर ये ज़्यादा जो है वो बल्ज आउट हो जाए तो उसकी वजह से समटाइम जो है वो कोई नर्व डैमेज हो सकती हैं या स्पाइनल कॉर्ड जो वो डैमेज हो सकता है। सो बेसिकली जो डिस्क स्लिप का प्रॉब्लम है उसमें ये रप्चरिंग ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस होती है और उसकी वजह से जो है वो न्यूक्लियस पल्पोसस जो है उसकी बाहर की तरफ बल्जिंग होती है। अगर हम इसके जो कॉजेज़ की बात करें तो इट मे बी ड्यू टू ट्रॉमा और इंजरी। ये किसी जो है वो इंजरी की वजह से भी जो है वो हो सकता है। मोस्ट केसेस में जो है वो जब आप कहीं आपने जो है वो कोई वेट उठाया हुआ होता है और उस ज़्यादा वेट उठाने की वजह से भी ऐसा हो जाता है, या कभी सम टाइम आप जो है वो बैठ के अचानक उठते हैं तो उसकी वजह से भी जो सम टाइम ऐसा हो सकता है, या उसके अलावा कहीं जंप करने की वजह से या कहीं गिरने की वजह से या कोई चोट लगने की वजह से भी जो है वो ये डिस्क जो है वो स्लिप हो सकती है। सो ये जो है इसको हम कहते हैं हर्निएशन ऑफ डिस्क। और ये जो डिस्क स्लिप है ये एक मिसलीडिंग टर्म है, एक्चुअली डिस्क अपनी जगह से जो है वो मिसप्लेस नहीं होती। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है स्पॉन्डाइलोसिस। स्पॉन्डाइलोसिस जो है इट इज़ द इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ immobility and fusion of vertebral joints, vertebral
जॉइंट्स, मोस्टली ये वर्टिब्रल जॉइंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम होता है। और मोस्ट कॉमनली जो इसकी मोस्ट कॉमन फॉर्म है दैट इज़ सर्विकल स्पॉन्डाइलोसिस, नेक रीजन के अंदर ये प्रॉब्लम होता है। और जो नेक रीजन के वर्टिब्रा हैं वो जो है वो इमोबाइल हो जाते हैं और स्टिफ हो जाते हैं। और उसकी जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो बेसिकली जो है वो क्रॉनिक सर्विकल डीजनरेशन है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब पर्सन जो है उसकी एज जो है वो इंक्रीज़ होती है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो स्केलेटल एलिमेंट हैं, जो बोन्स हैं, वो जब डिजनरेट होती हैं तो उसकी वजह से जो है वो ये जो प्रॉब्लम हो जाता है और जो जॉइंट्स हैं, वर्टिब्रल जॉइंट्स हैं, वो स्टिफ हो जाते हैं और इमोबाइल हो जाते हैं। मोस्ट केसेस में जो है ये सर्विकल स्पॉन्डाइलोसिस होता है, नेक रीजन में ये प्रॉब्लम आता है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट इज़ दी शियाटिका। शियाटिका जो है इट इज़ दी pain, weakness and numbness along the sciatic nerve इन लेग। शियाटिक नर्व जो है ये बेसिकली हमारी जो है वो लेग्स को सप्लाई करती है। ये जो है वो लेग्स के अंदर जो है वो इस तरह से नीचे रन करती है और अक्सर औक़ात ऐसे हो जाता है कि ये जो है वो इसमें जो है वो सीवियर पेन, एक चुभता हुआ पेन, जो स्टैबिंग पेन जो है वो डेवलप हो जाता है। उसके अलावा एक लेग के अंदर जो एक वीकनेस डेवलप हो जाती है और पूरी लेग जो है उसमें एक सनसनाहट सी जो है वो डेवलप हो जाती है। लेग बिल्कुल जो है वो आप उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते और आपको वॉकिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रॉब्लम को हम जो है वो शियाटिका कहते हैं। शियाटिका जो है इसके जो है वो बहुत सारे कॉजेज़ हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो अगर कोई डिस्क स्लिप हो जाती है तो उसकी वजह से भी शियाटिका हो सकता है। उसके अलावा जो है वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंजरी आ जाती है पेल्विक रीजन में, स्पेशली जो हमारी जो ये लोअर बैक है इसमें अगर कोई इंजरी लगती है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा अगर शियाटिक नर्व जो लेग में से पास कर रही है उसके अलॉन्ग जो है वो कोई इंजरी या कोई चोट लगती है, वो कहीं प्रेस हो जाती है तो उसकी वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट इज़ दी आर्थराइटिस। बेसिकली जो वर्ड आर्थरो है इसके मीनिंग होते हैं जॉइंट्स। सो ये जॉइंट से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम है। द वर्ड आर्थरो मीन्स जॉइंट और आइटिस जो वर्ड है इसके मीनिंग होते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जो टर्म है ये हम बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर अगर जो है वो रेडनेस हो जाए, अगर स्वेलिंग हो जाए, अगर जो है वो उस पार्ट में कोई इचिंग हो जाए या जो है कोई इरिटेशन वगैरह डेवलप हो जाए तो इन सारी टर्म्स के लिए हम कलेक्टिवली इन्फ्लेमेशन की टर्म इस्तेमाल करते हैं। रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, इरिटेशन, इस तरह का अगर कोई भी प्रॉब्लम बॉडी के किसी पार्ट में हो जाता है तो हम उसके लिए इन्फ्लेमेशन की टर्म इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सफिक्स आइटिस है ये हम जो है वो यूज़ करते हैं मेडिकल की इस्तिलाह में। सो आर्थरो जो है वो वर्ड के मीनिंग जॉइंट हैं और आइटिस जो है इसके मीनिंग इन्फ्लेमेशन है। सो आर्थराइटिस जो वर्ड है इसके मीनिंग है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। आइटिस का वर्ड बहुत सारी और भी जगहों पे आपको मिलेगा, जैसे डर्मेटाइटिस स्किन की इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ होता है। हेपाटाइटिस हेपेटिक लिवर को कहते हैं और लिवर की जो इन्फ्लेमेशन होती है उसके लिए हेपाटाइटिस की टर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। सो इस तरह से ये जो है बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। तो जो आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स है। आर्थराइटिस जो है इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ओस्टियोआर्थराइटिस है, रियूमेटाइड आर्थराइटिस है, और गाउट या गाउटी आर्थराइटिस। सो ये तीन मेन जो है वो इसकी टाइप्स हैं।
और ओस्टियोआर्थराइटिस, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउटी आर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस जो है ये बेसिकली जो है वो जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं उनमें मोस्टली जो है वो जो बोन के एंड्स हैं उनके ऊपर कार्टिलेज मौजूद होता है, और कार्टिलेज जो है ये बोन्स को एक दूसरे के साथ जो है वो ग्रेटिंग से बचाता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो है वो एक अगर जॉइंट है, दो बोन्स हैं, तो इनके ये जो एंड्स के ऊपर यहाँ पे एक हेलाइन कार्टिलेज होता है, दिस वन। तो ये जो कार्टिलेज है अगर ये वीक हो जाए और इसकी वजह से जॉइंट जो है उसमें जो है वो स्टिफनेस आ जाए या उसमें इरिटेशन आ जाए, तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। सो ओस्टियोआर्थराइटिस इज ड्यू टू द degeneration of आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो जॉइंट्स की पॉइंट पे जो है वो मौजूद कार्टिलेज है उसकी डीजनरेशन की वजह से जो प्रॉब्लम आता है उसको हम कहते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। रियूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और इसमें जो साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो जो है वो उसमें इन्फ्लेमेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये एक इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है। सो इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर leading to inflammation of synovial membrane। सो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो उसको हम कहेंगे रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। जबकि जो गाउटी आर्थराइटिस है ये एक किस्म का जो है वो आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर से जो है वो रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें जो है वो आपकी डाइट की वजह से जो है प्रॉब्लम होता है और यूरिक एसिड जो है वो ब्लड के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। सो इट इज़ ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड। सो जो है वो अगर फॉर एग्जांपल ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का कंटेंट जो है वो ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से साथ साथ जो है वो जो सोडियम यूरेट है उसकी क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाती हैं जॉइंट्स के अंदर, और स्पेशली जो टो जॉइंट है हमारे जो पाँव के जो अंगूठे हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है। उनमें जो है वो सोडियम यूरेट की क्रिस्टल जब डिपॉजिट हो जाती हैं तो उसकी वजह से जो है वो जॉइंट्स स्वेल अप हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाती है और पेनफुल हो जाते हैं। सो ये एक इंडिकेशन है कि ये जो है वो गाउट या गाउटी आर्थराइटिस है अगर आपके जो है वो टोज़ जो हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं तो। सो ये जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स थी आर्थराइटिस की। सो आर्थराइटिस के बाद जो है वो नेक्स्ट है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस जो है इसको हम सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स भी कहते हैं। सो ओस्टियोपोरोसिस जो है ये जो है वो इसकी 2 मेजर रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो है वो डाइट के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो आपकी बॉडी में, तो उसकी वजह से बोन्स के अंदर कैल्शियम जो है वो कम डिपॉजिट होता है और बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। बेसिकली हमारी जो बोन्स हैं ये ना सिर्फ कैल्शियम को स्टोर करती हैं, ना सिर्फ कैल्शियम इनकी जो है वो स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है बल्कि ये कैल्शियम का एक स्टोर हाउस भी है। और जब आपकी डाइट में कैल्शियम कम हो जाता है तो उसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है, और ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है वो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारी बॉडी की फंक्शनिंग को जो है वो मेंटेन कर रहा है, वो रेगुलेट कर रहा है। सो जब ब्लड में कैल्शियम की अमाउंट डेफिशिएंट हो जाती है तो बोन से कैल्शियम रिलीज़ होकर ब्लड में जाता है। सो जब आपकी डाइट में कैल्शियम कम होगा तो उसकी वजह से ब्लड का कैल्शियम पूरा करने के लिए आपकी बोन्स में से कैल्शियम रिलीज़ होकर जाएगा, लिहाजा आपकी बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगी। और इस प्रॉब्लम को जब ज़्यादा अगर ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं तो उसको हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसी तरह से जो लेट एज में अक्सर जो है वो 70s 80s में जाके तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो स्लो हो जाता है
और उसकी वजह से भी जो है वो इवन अगर आपकी डाइट ठीक भी है तो कैल्शियम उस तरह से बोन्स में डिपॉजिट नहीं होता, जिसकी वजह से बोन्स ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। आप अगर कभी किसी जो है वो आपके घर में जो है वो एजेड पर्सन अगर कोई है 80+ एज में, तो आप उनसे अगर हैंड शेक करें तो आपको उनके हाथ जो है वो बहुत ही सॉफ्ट लगेंगे। समटाइम तो ऐसे फील होता है कि जैसे बीच में बोन है ही नहीं। तो उसकी वजह यही होती है कि उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी होती हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। सो इस प्रॉब्लम को हम जो है वो ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इवन फीमेल्स के अंदर मेनोपॉज के बाद जब एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो तब भी बोन्स के अंदर जो कैल्शियम डेपोजिशन है वो इफेक्ट होती है और उसकी वजह से भी जो है वो ओस्टियोपोरोसिस हो जाती है। सो इसको हम सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स जो है वो कहते हैं। सो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। वीडियो को आप जो है वो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।